दोस्तों नमस्कार। एक ऐसे प्रधानमंत्री भी देश को मिले जो बहुत कम बोलते थे और एक ऐसे प्रधानमंत्री को भी देश देख रहा है जो बहुत बोलते हैं। कम बोलकर अर्थव्यवस्था को संभाल लिया जाए, बहुत बोलकर चुनाव जीतते चला जाए और सत्ता बनती चली जाए, लेकिन अर्थव्यवस्था पटरी से अगर उतर जाए तो फिर क्या होगा। मसला इस वक्त सिर्फ इतना भर नहीं है कि राज्य कंगाल हो चले हैं, मसला तो यह भी है कि देश की अर्थव्यवस्था जिसे केंद्र संभाले हुए है वो अंतर्राष्ट्रीय कर्ज से डूबी हुई है। इस देश के भीतर में जितने भी सार्वजनिक उपक्रम यानी पब्लिक सेक्टर से जुड़ी हुई जो भी इंडस्ट्री थी उसकी स्थिति नाजुक हो चली है। जो लिस्टेड कंपनियां भी शेयर बाजार में थी उनकी संख्या घाटे के लिहाज से और नेटवर्थ के लिहाज से लगातार कम होती चली जा रही है। इस देश के भीतर में जो कीमतें बढ़ रही हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो सीमेंट की हो, चाहे वो स्टील की हो, चाहे गैस की हो, सीएनजी की हो, पीएनजी की हो, पेट्रोल की हो, डीजल की हो, जो भी कीमतें बढ़ रही है इन सब का बोझ इस देश की जनता पर ही तो पड़ेगा। और अगर सबको जोड़ने लगिएगा तो आपके पास उतना पैसा आएगा कहां से, यह अर्थव्यवस्था मौजूदा वक्त में मोदी सत्ता के पास नहीं है। सवाल यह है कि इस देश के राज्य अगर 80 लाख करोड़ के कर्ज में डूबे हुए हैं तो केंद्र सरकार भी 46 लाख करोड़ से ज्यादा के एक्सटर्नल कर्ज में डूबा हुआ है। ज्यादातर कर्ज यहां डॉलर से चुकाना पड़ता है और डॉलर के मुकाबले रुपया सस्ता होते चला जा रहा है। यह कौन सी परिस्थिति है जिसमें आरोप प्रत्यारोप देखें या फिर आज हम एक एक पन्नों को खोलते हुए आपको यह बता दें कि जितनी कमाई हर दिन की इस देश में अडानी की होती रही उतना घाटा इस देश में पीएसयू का होता रहा। जितनी कमाई अडानी और अंबानी की प्रतिदिन होती रही उससे कहीं ज्यादा बोझ इस देश की जनता पे हर दिन पड़ता चला गया। यह कौन सी स्थिति है। सब एक ही देश के वासी हैं लेकिन किसी का नेटवर्थ बढ़ते चला जाता है और सरकार अपने ही अधीन जो भी उसके पीएसयूज हैं उसे संभाल पाने में असफल होती है। कौड़ियों के मोल अगर देती है तो नेटवर्थ निजी हाथों का बढ़ता है, कॉरपोरेट का बढ़ता है। तो क्या वाकई इस देश को चला पाने की क्षमता मौजूदा राजनीतिक सत्ता में नहीं है? फैसला आज आखिर में आप कीजिएगा, क्योंकि आज जिस आंकड़ों को लेकर, वह भी सरकारी आंकड़ों को लेकर हम आपसे रूबरू करना चाहते हैं, उसके बाद आप निर्णय लीजिएगा कि दरअसल चुनाव जीतना ही इस देश का मंत्र हो चला है, अर्थव्यवस्था को गर्त में डालना ही नया मंत्र हो चला है। लोगों के ऊपर बोझ बढ़ता चला जाए उससे कोई माथे पर शिकन आती नहीं और चुनावी जीत के बाद बजते ढोल नगाड़े और खाते हुए लड्डू और आसमान में आतिशबाजी इस देश में चकाचौंध और खूबसूरती भरी खुशी का तरीका और सलीका है। कहां से बात शुरू की जाए? अंबानी और अडानी से बात शुरू करते हैं, क्योंकि इस दौर में, इस फाइनेंशियल ईयर का सिर्फ हम जिक्र कर रहे हैं। इस फाइनेंशियल ईयर के भीतर में अडानी जो कि 2021 के अप्रैल में लगभग 4.3 लाख करोड़, 4.3 लाख करोड़ उनकी जो कमाई थी वो बढ़कर 7,30,000 करोड़ रुपए हो गई मार्च खत्म होते होते। यानी हर दिन की कमाई 756 करोड़ रुपए होती चली जा रही थी। यह इकोनॉमी अगर कोई कॉरपोरेट संभालता है तो उसे तो प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। इतने शानदार तरीके से मुनाफा कंपनी को दे सकता है तो देश को क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि जितने भी पीएसयूज हैं उनका नेटवर्थ इतनी बड़ी तादाद में नीचे चला गया और कॉरपोरेट और उसमें भी अंबानीज अडानीज का नेटवर्थ इस तेजी से बढ़ गया। दोनों एक ही देश के और दोनों की रफ्तार इसी देश के संसाधनों के ऊपर। अंबानीज 1 अप्रैल 2021 को 5.8 लाख करोड़ यानी 5,80,000 करोड़ की नेटवर्थ थी, जो बढ़कर मार्च के खत्म होते होते 7,40,000 करोड़ की हो गई और हर दिन की कमाई 378 करोड़ रुपए। यह हर दिन की कमाई है। अडानी की कमाई 756 करोड़ रुपए। अब इसके बाद असल खेल शुरू होता है। इस देश के भीतर में सरकार कितनी सेलेक्टिव हो गई है वो वही बात बतलाती है जिससे वह ढोल पीट सके कि हम इकोनॉमी को संभालना जानते हैं।
बीते कई दिनों से आपने देखा होगा सरकार बार बार कह रही है कि हमने इस देश का एक्सपोर्ट बढ़ा दिया है। जिक्र वित्त मंत्री ने किया, जिक्र कॉमर्स मिनिस्टर ने किया, जिक्र प्रधानमंत्री ने किया और तमाम अखबारों के बैनर लदे पड़े कि एक्सपोर्ट हमारा बढ़ गया। लेकिन किसी ने नहीं बताया कि इस दौर में हमारा इंपोर्ट भी एक्सपोर्ट की तुलना में कहीं ज्यादा बढ़ गया, यानी व्यापार घाटा बढ़ गया। इसको जरा सलीके से समझें तो हमारा जो एक्सपोर्ट था वो पहली बार 417 बिलियन डॉलर पे पहुंच गया। अच्छी बात है, 470 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट जो पिछले बार 314 बिलियन डॉलर था, 417 पहुंच गया, यकीनन अच्छी बात है। लेकिन इंपोर्ट जो हमारा था इससे पहले 474 बिलियन डॉलर का था, वह भी बढ़ गया 610 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। यानी पहली बार रिकॉर्ड नेगेटिविटी हमारे व्यापार घाटे में उभर कर आई है और यह तकरीबन 192 बिलियन डॉलर की है। यह सरकार क्यों नहीं बताती है या इसे क्यों छुपा लेती है कि जब हम किसी चीज को माल बाहर से मंगाते हैं तो हमें पैसा देना पड़ता है, डॉलर देना पड़ता है, और जब हम बाहर माल भेजते हैं तो डॉलर कमा लेते हैं। डॉलर कमाना डॉलर देने के मुकाबले अगर बहुत कम रहे और उसका गैप बढ़ता चला जाए तो हमारा एक्सपोर्ट क्या मायने रखेगा। यानी पहली बात, इस देश के भीतर में जिन प्रोडक्ट्स की जरूरत है वह प्रोडक्ट्स इस देश में बनते रहे हैं, उसका उत्पादन होते रहा है, लेकिन मौजूदा वक्त में हमें वो बाहर से मंगाना पड़ रहा है और इसीलिए हमारा इंपोर्ट भी बढ़ता चला गया और पहली बार उसमें इजाफा 135 बिलियन डॉलर का हो गया। जबकि एक्सपोर्ट में जो डाटा बढ़ा वह 103 बिलियन डॉलर का था, यानी गैप नेगेटिविटी में फिर बढ़ गया। यहां से सवाल आता है कि अगर व्यापार घाटा इस दौर में 88% तक बढ़ा है तो अगला सवाल होगा, क्या हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, क्या हमारी पूरी इकोनॉमी जो थी वह नीचे चलती चली गई। या संयोग से सरकार ने फरवरी का डाटा दिया जो मार्च में निकल कर आया, जो मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स होता है जिसे पीएमआई कहते हैं, वह भी 54.9% डाउन हो गया है। इंटरनेशनली समझने की कोशिश कीजिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक शानदार छवि के साथ है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कैसी है और किस रूप में है। इस देश के भीतर में जिसे सबसे ज्यादा लाभ में रहना चाहिए था वह फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया था, एफसीआई। लेकिन आंकड़े और दर्द दोनों बतलाता है कि सरकार की नीतियां, चाहे वो फ्री में राशन देना हो, चाहे एफसीआई के गोडाउन के समानांतर अडानी के गोडाउन के जरिए राज्य सरकार उनसे समझौता करने लगी हो, एफसीआई की बुक को ठीक करने के लिए सरकार ने बड़ा प्रयास किया। बुक ठीक करते करते उसने बोला कि दरअसल अब घाटा कम हो गया है, 2,43,000 करोड़ का ही घाटा एफसीआई के साथ है, देखिए हमने बुक ठीक कर दी। लेकिन ओरिजिनली जब इस किताब के भीतर घुसिएगा तो आप जानिएगा कि यह तकरीबन 4,23,000 करोड़ के घाटे से एफसीआई है। अब यहां से एक अगला सवाल शुरू होता है, इस देश के भीतर में जो भी कंपनियां सरकार चलाती रही और उस कंपनी से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट थे, जो प्रोडक्ट थे, वह घाटे में क्यों चले गए, और वही प्रोडक्ट और वही प्रोजेक्ट अगर प्राइवेट सेक्टर ले गया तो वह मुनाफे में कैसे आ गया, जबकि सक्षमता टेक्नोलॉजी वाइज सारी चीजें पीएसयूज के अनुकूल रही और उससे पहले वो मुनाफा कमाते थे। एक लंबी फहरिस्त है, आपके जहन में बार बार एयर इंडिया जरूर आएगा। एयर इंडिया को हमने बड़े सस्ते मूल्य में दे दिया है, लेकिन एयर इंडिया को बोलिए, आपके जहन में दूसरा नाम बीएसएनएल और एमटीएनएल का भी आ सकता है कि जनाब वह भी तो घाटे में चला गया। तो सवाल इस देश के भीतर में दूसरी एयरलाइंस मुनाफे में, दूसरे जो भी प्लेटफॉर्म खुलते चले गए मोबाइल के वह मुनाफे में, लेकिन बीएसएनएल और एमटीएनएल जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में बीएसएनएल का, वह घाटे में चली गई, जिसके पास सब कुछ था और वो सारी चीजें जनता के टैक्स पेयर के पैसे से खड़ी की गई थी, वो घाटे में चली गई। लेकिन मसला उतना भर नहीं है। हम कंपनियों के नाम पढ़ना शुरू करते हैं, फिर आपको लगे थक गए तो बताइएगा। ओडिशा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान न्यूज़प्रिंट लिमिटेड, नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बीएचईएल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एससीएल यानी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, भारत पेट्रो रिसोर्स लिमिटेड। एक लंबी फहरिस्त है, बढ़ती चली जाती है और यह संख्या 150 तक पहुंच जाएगी।
अगर हम नाम लेना सबका शुरू करते चले गए, जो घाटे में चले गए। घाटे में थे नहीं, घाटे में चले गए। क्यों घाटे में चले गए? और इन्हीं के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जाता था उस मार्केट को प्राइवेट सेक्टर ने कैसे ग्रैब कर लिया, यह कमाल की चीज है। और जिन जगहों पर जो प्राइवेट सेक्टर इसके समानांतर जो कंपनियों को खड़ा करते रहे, उसको संभालने के लिए जो भारत सरकार से रिटायर्ड अधिकारी थे, जो इन्हीं क्षेत्रों में काम कर रहे थे मिनिस्ट्री के तहत, वो प्राइवेट सेक्टर में चले गए। बहुत सारे लोग रिलायंस में भी चले गए, बहुत सारे लोग अडानीज के साथ भी चले गए, दूसरी कंपनियों के साथ भी चले गए। इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार की कंपनियों में काम नहीं होता है, वहां काम होता है। सरकार की जो परिस्थिति है उसमें अपनी इकोनॉमी को ठीक बनाए रखने के लिए सरकार चाहती है कि वो सिर्फ पैसा उसके पास आ जाए, गवर्नेंस मैक्सिमम हो गई तो उसको चलाते रहें। यही परिस्थिति बतलाती है कि एक के बाद एक जो बोझ बढ़ता चला जा रहा है, उसमें चाहे टोल टैक्स हो, चाहे दवाई हो, एक एक चीज को देखिए तो टोल टैक्स से जो जनता पर बोझ पड़ा वो तकरीबन 6,220 करोड़ रुपए। दवाई जो जिंदगी के लिए बेहतरीन दवाई 800 दवाइयां थी, उसके जरिए जनता पर बोझ 10,000 करोड़ का। घर बनाना इस दौर में लगभग 18% कॉस्टली हो गया है, क्योंकि सीमेंट और स्टील दोनों कॉस्टली हो गए। गैस के जरिए जनता पर बोझ लगभग 27,000 करोड़ का। खाद के जरिए जनता पर बोझ लगभग 9,500 करोड़ का। जो पेट्रोल का बोझ वो लगभग 30,000 करोड़ का हो चला है, जो जनता पर बोझ पड़ेगा। जो सीएनजी है वो लगभग 1,04,000 करोड़ रुपया उसका बोझ अलग से पड़ेगा। यानी कुल मिलाइएगा तो तकरीबन 1.5 लाख करोड़ का बोझ आपके जहन में तुरंत निकल कर आ जाएगा कि यह बोझ तो बढ़ गया। अब यहां पर अगला सवाल बहुत साफ निकलता है कि इस बोझ के आसरे जो दूसरे बोझ महंगाई के साथ जुड़ते चले जाएंगे, उस पर भी नकेल कस पाने की स्थिति में सरकार नहीं है, क्योंकि यह 1.5 लाख करोड़ सरकार के पास आएंगे। सरकार जो खर्च कर रही है उसके खर्च में कोई कमी नहीं है। और जो सरकार अपने तौर पर दुनिया से कर्ज लेती है और जो एक्सटर्नल डेब्ट जिसको कहते हैं, वह इस दौर में एक रिकॉर्ड बना रहा है। 614.9 बिलियन डॉलर, 614 बिलियन डॉलर मानकर चलिए, लगभग 615 बिलियन डॉलर। इसको अगर आप रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो यह लगभग आएगा 46,50,000 करोड़ रुपया। ये कर्ज है हमारे ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, जो एक्सटर्नल डेब्ट है। और ये डेब्ट लेने की परिस्थितियों के भीतर में जो बात निकल कर आई, उसमें डॉलर में लगभग 52% डॉलर से चुकता करना है, 32% लगभग रुपए से चुकता करना है और 6.7% एसडीआर जो आईएमएफ ने बनाया था कि जो इंटरनेशनल करेंसीज का बास्केट है उसके तहत भी आपको देना है। यूरो के तहत भी आपको लगभग 3.5% को आपको चुकता करना है। यानी दुनिया के बाजार के हिसाब से हमारा रुपया मजबूत रहे, यह बनाने की दिशा में कौन काम करेगा। और जब कर्ज बढ़ते चला जाएगा और रुपए की वैल्यू कम होती चली जाएगी, तो यह तो बड़ी छोटी सी इकोनॉमिक्स है। ये क्यों नहीं सरकार समझ पाई, या सरकार जानती समझती रही कि सत्ता मिलनी चाहिए, इकोनॉमिक्स बाद में देख लेंगे। इकोनॉमिक्स जब बाद में देख लेंगे तो उसके लिए हमने निकालना शुरू किया कि आखिर खेल क्या है। पूरा का पूरा बड़ा आसान सा खेल है। यह आसान खेल इसलिए है क्योंकि हमको लगता है स्टॉक एक्सचेंज से समझने की कोशिश कीजिए। स्टॉक एक्सचेंज में जो भारत सरकार की जो कंपनियां हैं, जिसको हम लोग सीपीएसई कहते हैं, उसका जो मार्केट कैप है, वो मार्केट कैप अगर 2019 में देखिएगा तो लगभग 13,80,000 करोड़ का था। 2020 में देखिएगा तो वो कम होके 8,20,000 करोड़ का हो गया। 2021 में देखिएगा तो वो लगभग 7 लाख करोड़ का हो गया। यानी 2 बरस के भीतर वो लगभग आधा हो गया जो मार्केट कैप था, जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड 58 कंपनियां थी, हम उसका जिक्र कर रहे हैं। अब आप सोचिए, जो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो बीएसई कंपनी का था, ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन 2019 में लगभग 9% था, घट के वो 7% हुआ और घट के लगभग 6% पर आ गया। यानी साल भर में वो लगभग 5,60,000 करोड़ रुपए उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन एक साल में घटा। उसके बाद 2 लाख और घट गया। ये कौन सी परिस्थिति है जिसमें हम
अपने लिस्टेड कंपनियों को नहीं संभाल पाते हैं, शेयर बाजार में उसकी अपनी मार्केट नेटवर्थ कम होती चली जाती है, मार्केट में उसके प्रोडक्ट्स नहीं दे पाते हैं, उसके समानांतर प्राइवेट सेक्टर के प्रोडक्ट्स रेंगने लगते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जो कॉरपोरेट के हिस्से में जो कंपनियां आती हैं, भारत सरकार की भी कंपनी आती है, उसका जिक्र हर कोई ये करता है और सामान्य लोग हमसे भी कहते हैं, अरे जनाब वो तो घाटे में थी तो उसको सेल कर ही देना चाहिए, बेच ही देना चाहिए। वह जरा समझने की कोशिश कर लें, कॉरपोरेट सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होता है उसके ऊपर उतना बर्डन नहीं होता है जितना भारत की सरकारी कंपनियां सरकार के हितों की रक्षा के लिए या इस देश के भीतर में सरकारी खजाने को सरकार के अनुकूल बनाए रखने के लिए जितना पैसा देती है उतना पैसा कॉरपोरेट नहीं देता है। तो सारा बोझ अपनी ही कंपनी पर, और वो कैसे होता है इसको भी समझिए। मसलन जैसे शुरुआत करते हैं सीएसआर टैक्स के जरिए। सीएसआर जो माना जाता है कि कॉरपोरेट की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखिए कंपनियां घाटे में आने लगी और सरकार ने जब जारी किया, बोले कि 2019 में यही सरकार का जो अपना जैसे शेयर बाजार का कैप था वो लगभग 13 लाख करोड़ का था, तब उसने 3,870 करोड़ रुपए सीएसआर में दिए, जो 150 कंपनियां उस लिस्ट में आती है जो सीएसआर का पेमेंट करेगी। लेकिन 2020 में वो कंपनियों में लॉसेस शुरू हो गए, लेकिन सीएसआर सरकार ने उनसे 5,088 करोड़ रुपए ले लिए। सीएसआर की रकम बढ़ गई, कॉरपोरेट में खेल उल्टा हो जाता है, वहां सीएसआर की रकम घट जाती है। और भारत सरकार की जो कंपनियां हैं, जो इस देश की कंपनियां हैं, उनसे सीएसआर की वसूली के जरिए वो पैसा सरकार उन प्रकल्पों में लगाती है जिन प्रकल्पों के जरिए आरएसएस अपनी सुविधा अनुसार चीजों को विस्तार दे और अपनी आप को विस्तार दे। ये पहला हिस्सा था। दूसरा हिस्सा, इस देश के भीतर में जो भी कंपनियां सरकार द्वारा निर्धारित है उसको अगर परखना शुरू करेंगे तो 157 कंपनी, 157 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं जो घाटे में चल रहे हैं। 2018 में इनकी संख्या थी। अब 2014 का जिक्र भी हम कर देते हैं। 2014 में भारत के भीतर में जो कंपनियां घाटे में चल रही थी उनकी संख्या थी 69। 2018 में वो बढ़कर हो गई 157। 2019 में वो बढ़कर हो गई 190। और 2021 का डाटा अभी जारी सरकार ने नहीं किया है कि कितना घाटा हुआ है, किस रूप में घाटा हुआ है। यहीं से एक दूसरा सवाल आता है कि जिस बात का जिक्र होता है कि दरअसल ये कंपनियां मुनाफा नहीं दे पाती है। हमने सोचा मुनाफे को भी जरा परखा जाए, समझा जाए खेल क्या है, ऐसी कंपनियां क्यों मुनाफा नहीं दे पाती है। मसलन जैसे टोटल डिविडेंड जो आता है और उस डिविडेंड का लगभग 60% सरकार अपने हाथ में ले लेती है और बाकी डिविडेंड के जरिए उस कंपनी को आगे डेवलप करने की दिशा में निकाल लगाती है। यह लगभग एक औसत रवैया है। लेकिन जो योगदान है कंपनियों का, जरा इसे आज समझने की कोशिश कीजिए, जो हम आप नहीं जानते थे। इस देश में सरकार जो एक्साइज ड्यूटी लेती है वो इन कंपनियों से ले लेती है, जो कस्टम ड्यूटी लेती है वह भी इनसे लेती है। इसका कॉरपोरेट में रियायत है, इन कंपनियों पर बोझ है। जो जीएसटी होता है वह भी इन पे लागू है, कॉरपोरेट को रियायत दे देती है। जो कॉरपोरेट टैक्स लिया जाता है इनको रियायत नहीं दी जाती है, वो कॉरपोरेट जो निजी प्राइवेट सेक्टर के हैं उनको रियायत दी जाती है। जो इंटरेस्ट ऑन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोन होते हैं उस पर जो इंटरेस्ट चुकाने होते हैं वह भी इन कंपनियों के पैसे से ही चुकाया जाता है। और यानी जो भी डिविडेंड आता है और डिविडेंड के अलावे सरकार जो ले लेती है वो तो अलग है, और भी जितनी भी ड्यूटीज है वो सब इन्हीं कंपनियों के जरिए चुकाया जाता है। अब जब सबको आप जोड़िएगा तो लगभग 4 लाख करोड़ रुपया इन कंपनियों से सरकार के पास जाता है अलग अलग माध्यमों से। यानी कॉरपोरेट इतना पैसा देता नहीं है, इतने पैसे का उसको लाभ और रियायत और मुनाफा देने का रास्ता खोल दिया जाता है। तो ये कंपनियां घाटे में नहीं आएंगी तो कैसे आएंगी और किस रूप में काम करेगी? क्योंकि इसके लिए जब हमने ये देखना शुरू किया कि सेंट्रल एक्सचेंजर में इनका योगदान अगर तकरीबन 4 लाख करोड़ का है तो कॉरपोरेट का एक्सचेंजर कितना योगदान होगा, उसमें जो टैक्स की रियायत हर बार दे दी जाती है, उसकी जानकारी निकल कर आई कि इस पीएसयूज की तुलना में या सीपीएसई की तुलना में उनको जो दिया जाता है वो लगभग 33-34% तक आता है। उसकी तुलना में ये लगभग 3 गुना ज़्यादा सरकार के एक्सचेंजर में लाभ पहुंचाते हैं। तो ये कंपनियां घाटे में नहीं आएंगी तो क्या आएंगी? अब यहां पर जो आखिर के 3-4 बड़े सवाल निकल कर आते हैं, क्या वाकई इस दौर में भारत की स्थिति ऐसी हो गई है जब एक के बाद एक कंपनियों
डूबती चली जा रही है, कंपनियों को बेचा जा रहा है। एक के बाद एक जब सारी चीज़ों को लेकर ऐसी स्थिति ले आई गई है जहां पर जनता पर बोझ बढ़ता चला जाए, तो क्या भारत वाकई डूब जाएगा? क्या भारत डूबेगा नहीं। इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि भारत की इकोनॉमी कुछ हाथों में सिमटती चली जा रही है। वो हाथ बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकती है, वो हाथ कॉरपोरेट के सरकार से लगे हुए मित्र बंधु भी हो सकते हैं। यानी भारत की इकोनॉमी बड़ी हो गई और भारत की इकोनॉमी से लाभ लेने वाले हाथ बहुत कम हो गए, और एक बड़ा तबका जो भारत में आज की तारीख में जिन 80 करोड़ लोगों को पिछले 2.5 साल में सिर्फ 3.5 लाख करोड़ में हमने भोजन करा दिया। अब आप सोचिए कि वो 3.5 लाख करोड़ तो पीएसयूज ने सरकार के एक्सचेंजर में डाल दिए। तो सरकार की इकोनॉमी चलाने की स्थिति में बहुत ज़्यादा बोलते हुए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मदद की जिक्र करते हुए चुनाव जीतना एक अलग मसला है। यह भी हमने निकाला कि जो फ्री एलिमेंट हैं, जो फ्री दिए जाएंगे, उसमें चाहे स्कूटी हो, मोबाइल हो, टैब हो, जो भी फ्री, बिजली हो, पानी हो, जो भी जोड़ते चले जाइए, ये सारी चीज़ें जो फ्री हैं, इस देश के ऊपर उसका बोझ जो सिर्फ फ्री देने वाली स्थिति है, ये तकरीबन 2.5 लाख करोड़ का बोझ अलग से है जो अलग अलग सरकारों को देना है। उसमें केंद्र सरकार अगुवाई करते हुए नजर आएगी, क्योंकि बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इकोनॉमी है वह एक वाकई पिरामिड की तरह खड़ी हो गई है। बाकी जगहों की लूट जो है वो बट रही है, लेकिन अब यहां पर चीजें सेंट्रलाइज हो गई, यानी एक सिस्टम में कन्वर्ट हो गई है। तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही है जो पहली बार इस देश के सामने उभर कर आ रहा है। अगर आपको महंगाई पर नकेल कसने का कोई इकोनॉमी नहीं है, अगर आपको इस देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई अर्थव्यवस्था की सोच नहीं है, अगर इस देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से बढ़े और उसके लिए बड़ी तादाद में मजदूरों की जरूरत है और उन मजदूरों को आप फ्री ऑफ कॉस्ट में अनाज देकर घर पर बैठा चुके हैं, तो भारत के भीतर में प्रोडक्शन होगा कैसे? और ध्यान दीजिए, तो जो सोशल इंडेक्स की एक लकीर होती है, और हमने इकोनॉमी सोशल इंडेक्स वाली नहीं अपनाई है, हमने मार्केट इकोनॉमी अपनाई है, बाजार अपनाया है और उस अर्थव्यवस्था को अपनाया है जो कैपिटलिज्म के ग्रोथ के साथ चलती है। और यही शायद आखिरी सवाल है कि भारत में सोशल इंडेक्स का जिक्र तो बार बार होता है जिसमें हम भूखे नजर आते हैं, ये एक अलग मसला है कि इसको लेकर ही लड़ाई लड़ी जाती है, लेकिन दूसरी तरफ हम कैपिटलिज्म के उस मार्केट इकोनॉमी के बाजार में भी सबसे कमजोर हैं ह्यूमन रिसोर्स के साथ जुड़ पाने की स्थिति में। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे रईस शख्स पहले 10 में से 2 भारत के ही अगर हैं, और एशिया में टॉप मोस्ट में भी भारत के पहले 2 ही है, और भारत की इकोनॉमी के भीतर की अगर कंगाली और खोखलापन है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि कॉरपोरेट बहुत काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम इस देश की संपत्ति शिफ्ट कर रहे हैं कॉरपोरेट के पास, और उसका नेटवर्थ बढ़ता चला जा रहा है, वहां भी काम नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत चीज़ों को अनुकूल, बहुत रोजगार देने लगे हैं, बहुत उत्पादन करने लगे हैं, वह भी अपने सर्विस सेक्टर और नेटवर्क के हिसाब से चीज़ों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बता रहे हैं और वहां से लोन उठा रहे हैं और चीज़ें ऐसे ही डेवलप हो रही है। यह एक इकोनॉमी का एक ऐसा चेहरा है जिसमें किसी शख्स का खूब बोलते हुए चुनाव जीत जाना और कॉरपोरेट का अपने नेटवर्थ को कागजों में बड़ा हुआ दिखलाकर बड़ी तादाद में लोन ले लेना, और इन दोनों परिस्थितियों को देखते हुए जनता सिर्फ इसी आस और उम्मीद में बैठे रहे कि पता नहीं कल फिर सुबह होगी और कल सुबह फिर कोई नई मुनादी हो जाएगी जिसमें लगेगा नया बोझ पड़ गया। इस स्थिति का मतलब एक आखिरी लाइन सिर्फ इतनी भर है कि भारत के भीतर के राज्यों की अर्थव्यवस्था का राजनीतिकरण और केंद्र की नीतियों का राजनीतिकरण, दोनों स्थितियों में अर्थशास्त्रियों की जरूरत नहीं है, चुनाव जीतने वाले रोबोट्स की जरूरत है जो कि पूरी इकोनॉमी को उस सत्ता को पाने की दिशा में ले जाएं और इकोनॉमिक्स का वही चेहरा आपके सामने रखें जिस चेहरे को आप देखकर कहें हाँ बहुत शानदार। जैसे कहा गया एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गया है, यह नहीं बताया गया इंपोर्ट उससे ज्यादा करना पड़ रहा है। यह नहीं बताया गया कि सरकारी खजाने से इस दौर में जो विदेशी करेंसी थी वो एक झटके में कम क्यों हो जा रही है। यह जरूर बताया गया कि विदेशी करेंसी हमारे पास बड़ी तादाद में है,
इस दौर में यह नहीं बताया गया कि करेंसी जब बड़ी तादाद में होती है तो मतलब आपका है कि इंटरनेशनली तौर पर आप मार्केट में कहीं आवाजाही कर नहीं पा रहे हैं और आपका बिजनेस डील जो है वो उस रूप में डेवलप नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिए था। हमें यह तो बताया गया कि 5 ट्रिलियन का सपना हम लोग पाल चुके हैं, ये नहीं बताया गया कि 5 ट्रिलियन से ज़्यादा कहीं कर्ज में हम डूब ना जाएं। ये सारी परिस्थितियां आंखों के सामने है और अगुवाई करते हुए अगर देश के प्रधानमंत्री हैं तो उस कतार में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस का नाम ले लीजिए, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, डीएमके या फिर शिवसेना या टीएमसी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेना है ले लीजिए आप और उस कतार को खड़ा कीजिए और देखना शुरू कीजिए। राज्यों पर बोझ 80 लाख करोड़ का, केंद्र पर बोझ 46 लाख करोड़ का, जो लगातार बढ़ने की दृष्टि में जा रहा है और इन परिस्थितियों से निदान का कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि आने वाले वक्त में महंगाई बढ़े, नोट छापें, चंद हाथों को और रियायत और राहत दें और इस देश के अंदर की जो अपनी पूंजी थी उस पूंजी को कौड़ियों के मोल सेल करना शुरू कर दें। बड़ी क्लियर इकोनॉमिक्स है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तय कर लीजिए कम बोलना या ज़्यादा बोलना, कौन सा प्रधानमंत्री पसंद है, तय कीजिए। या फिर एक चुनाव जीतने के लिए ज़्यादा बोलने वाला प्रधानमंत्री चाहिए और इकोनॉमिक्स को संभालने वाला कम शब्द वाला, लेकिन फिर दोनों घाल मेल हो जाएगा। बहुत मुश्किल स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।